है उसमें है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जानने से पहले रिफ्रैक्शन जानना पड़ेगा। और रिफ्रैक्शन कल हम लोग ने जो 5th पार्ट था उसमें हमने समझा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है एक बार फिर से देखेंगे। दो चीज़ें होती है, एक होती है रिफ्लेक्शन जिसमें लाइट पास नहीं होती है बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये रिफ्लेक्शन है। और दूसरी चीज़ होती है रिफ्रैक्शन जिसमें लाइट पास हो जाती है, यह है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? प्लेन मिरर में होता है, कर्व्ड मिरर में होता है, कोई स्मूथ सरफेस है उसमें होता है। रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? पानी में होता है, ग्लास में होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है उसमें होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट। अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे कि रिफ्रैक्शन का। तो कल हम लोगों ने देखा था कि ये लाइट आती है, इस लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यहाँ पे नॉर्मल होता है, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल है। लाइट जब इसमें पास होती है तो लाइट को जानी चाहिए एक्चुअली में इस तरह सीधे, लेकिन ये इस तरह नहीं जाती है, बल्कि ये रेयर मीडियम है और ये हमारा जो है ये रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम है। हमें मालूम है लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ग्लास की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, तो लाइट जब आती है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होने से क्या होगा? लाइट जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये सब हम लोगों ने 5th पार्ट में पढ़ लिया है। ठीक है, फिर भी टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी ये जो है यहाँ से इस तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंड हो गई। अब यहाँ पे जब लाइट इंटर कर रही है तो फिर से हम एक नॉर्मल बनाएंगे। ये हमने बना दिया, ये नॉर्मल है, ये एंड डैश है। अब यहाँ से जब लाइट इंटर कर रही है तो फिर से लाइट को ये जो लाइन है इसी लाइन में नीचे जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये इसी लाइन में नीचे नहीं जाती है क्योंकि ये डेंसर से रेयर में आती है। तो ग्लास डेंसर मीडियम है, एयर में आती है, रेयर मीडियम है, तो लाइट की स्पीड फिर से इंक्रीज हो जाती है, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो लाइट की स्पीड जब बढ़ जाती है तो क्या होगा? जो लाइट है, ये जो लाइट है ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये नॉर्मल है ना, इससे दूर चली जाएगी। तो ये क्या होगा? ये लाइट ऐसे आएगी ये, और फाइनली जब देखोगे तो ये वाली रे और ये वाली रे फाइनली पैरेलल दिखेगी, जिसके बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे। प्लस हम लोगों ने और भी कुछ बातें डिस्कस की थी। जैसे क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये वाली जो रे है ये, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये फाइनली जो रे निकल के आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज हो रही है, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्या ये दोनों की वैल्यू सेम होगी? नहीं, सेम नहीं होगी। इन दोनों की वैल्यू कब सेम होगी? रिफ्लेक्शन के समय। जब हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं, जब हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं उस समय आई और आर इक्वल होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन के टाइम आई की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी आर से। कब? जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तब। लेकिन जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तब यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इतना क्लियर है? तो हमने देखा कि आई और आर यहाँ इक्वल नहीं होते, लेकिन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो पहला जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका पहला लॉ ये है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया इज कांस्टेंट।
यानी एंगल आई और एंगल आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये अगर 45 है तो ये 45 से कम आएगी, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 45 बाई मान लो 35 है तो मान लो इसकी वैल्यू 1.3 आ गई। अब इसको रे को यहाँ से पास कराओ तो एंगल आई बढ़ गई, मान लो 55 हो गई, तो ये भी वैल्यू बढ़ जाएगी, मान लो 40 आ गई या 42 आ गई। तो उस कंडीशन में 55 बाई 42 रखोगे, उस कंडीशन में भी 1.3 ही वैल्यू आएगी। यानी ये जो वैल्यू होगी एयर टू द ग्लास ये हमेशा 1.3 होगी, या जो भी वैल्यू हो वो सेम आएगी, लगभग सेम आएगी। इसका मतलब यही है कांस्टेंट का मतलब। सेकेंड लॉ क्या है, और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकेंड लॉ इसका बहुत इजी है। सेकेंड लॉ जो है रिफ्लेक्शन वाले सेकेंड लॉ के बराबर है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में होगी। अब सेम प्लेन की मीनिंग अगर जिसको न समझ में आए वो कमेंट करना या मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन इसका मीनिंग आती है, नहीं आती है पूछ लेना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन कैसी होती है तो वही मैंने बताया था यहाँ पे, ये वही चीज़ है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब ये मैंने बता दिया है। देख लो एक बार फिर से देख लो कि लाइट आती है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो लाइट जो है सीधे ऐसे 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 न जाके नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। ये लाइट मान लो इधर ये सीधे जा रही है। अब यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ से फिर से एक नॉर्मल बनेगा, ये भी नॉर्मल है। तो लाइट अब ऐसे न जाकर, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी, और फाइनली देखोगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो यही लिखा है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई, और यहाँ पे ये जो एंगल है इसको बोलते हैं स्मॉल ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है तो वो तो कम होगा आई से, लेकिन एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाली वैल्यू और ये जो सेकेंड वाली वैल्यू है इमरजेंट, ये इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेकेंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। जो इमरजेंट रे है, ये वाली रे जो है हमारी इमरजेंट रे है ना, ये रे फाइनली बाहर निकल रही है ग्लास से तो इमरजेंट रे है। और ये जो इंसिडेंट रे थी जो आई थी वो फाइनली अगर वर्चुअली इसको पीछे मिलाए तो ये दोनों फाइनली पैरेलल होती हैं लेकिन लैटरली डिस्प्लेस्ड होती हैं। तो लैटरली डिस्प्लेस्ड का मतलब इनके बीच डिस्टेंस होता है लेकिन होती ये पैरेलल है। इसके बाद एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ये भी थोड़ा सा है न्यूमेरिकल, जब इसको करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन थियरी अभी हम लोग समझ लेते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये ग्लास है हमारा, ये एयर है बाहर, तो लाइट जब इस मीडियम से इस मीडियम में आती है, एयर से ग्लास में जब लाइट आती है तो वो कितना डायरेक्शन उसका चेंज होता है। सीधे आ रही, इतनी चेंज हो रही है कि इतनी चेंज हो रही है, या इतनी चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, इस बात को बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा, रेयर से डेंसर मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा, लाइट की डायरेक्शन उतनी ज़्यादा चेंज होगी, और लाइट की ज़्यादा डायरेक्शन जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा चेंज होगी। इसका मतलब लाइट की जो स्पीड है उतनी ज़्यादा कम हो रही है, और लाइट की स्पीड जितनी ज़्यादा कम हो रही है, लाइट की डायरेक्शन जितनी ज़्यादा चेंज हो रही है, इसका मतलब वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा है। एक बार फिर से बात करते हैं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये ग्लास है, यहाँ एयर है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी
जो डायरेक्शन होती है चेंज होती है, वो इस बात पे चेंज होती है कि ये मीडियम कितना डेंस है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा डेंस होगा लाइट की डायरेक्शन उतनी ज़्यादा चेंज होगी, और लाइट की डायरेक्शन उतनी ज़्यादा चेंज होगी मतलब लाइट की जो स्पीड है उतनी कम हो गई, उतनी ज़्यादा कम हो गई। और लाइट की डायरेक्शन जितनी ज़्यादा कम होगी, मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा, लाइट की स्पीड जितनी ज़्यादा कम होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। इस बात को फिर से हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। अगर लाइट एयर टू एयर जा रही है तो लाइट की डायरेक्शन जरा भी चेंज नहीं होगी। लाइट एयर टू एयर जा रही है तो लाइट की डायरेक्शन जरा भी चेंज नहीं होगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1। लेकिन लाइट एयर टू ग्लास जा रही है तो लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्लास एयर से ज़्यादा डेंसर है। ग्लास में स्पीड जो है लाइट की उतनी ज़्यादा कम होगी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही 1 से ज़्यादा होगा। लेकिन लाइट अगर ग्लास से एयर में जा रही है तो वहाँ पे ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उससे कम होगा, क्योंकि एयर रेयर मीडियम है, यही है। अब इसका मैथमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1, अब अगर उसका हम लोग जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाले तो ये फार्मूला होता है, ये जो सिंबल लिखा होता है इसको म्यू बोलते हैं, म्यू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है सिंबल है। मीडियम 1 टू का मतलब है तो होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो लाइट की 1 मीडियम से सेकंड मीडियम में क्या स्पीड होगी, उसी के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। नोट में यहाँ क्या लिखा है? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम 1 मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम होती है लेकिन उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, और वेवलेंथ चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, और उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो इस चैप्टर में जो है ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, यानी लाइट की जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, इसका मतलब कि हमारा जो मीडियम है वो रेयर हो गया, स्पीड मीडियम रेयर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, इसका मतलब कि लाइट की स्पीड जो थी वो बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है, और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी घट गई, कम हो गई। यही रिलेशन है। फिर भी नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना।